हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नोड वर्कफ्लो के टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, जो कि सुनने में बड़ा ही ब्रॉड टॉपिक लग रहा है। एक्चुअली ये ब्रॉड टॉपिक है भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, जो कि नोड्स के वर्कफ्लो में इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रुप्स को कवर अप करने वाले हैं। प्री क्लिप ग्रुप्स क्या होते हैं और पोस्ट क्लिप ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके फंक्शनिंग कैसे क्या होती है, इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और ऐसा ही इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल चीजों को कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि लोकल ग्रेड्स क्या होते हैं, रिमोट ग्रेड्स क्या होते हैं और वर्जन्स क्या होते हैं। ऐसे ही हम लोग गैलरी टैब को पूरा कवर अप करने वाले इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर नोट्स वर्कफ्लो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नोट की स्ट्रक्चर होती है, इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स के भी बारे में बताऊंगा, कैसे क्या उनको टैकल करना है, इन चीजों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अगर आपका मिड या फिर लो एंड पीसी है, तो यहाँ पर नोटरी स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दे रखी है, जिसका यूज करके आप अपने काम को इजी बना सकते हैं। और बाकी चलिए, बहुत कुछ आज के इस नए वीडियो में कवर अप करने के लिए, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और कलर पेज पे हम लोग लोकेटेड है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, जैसे ही मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था, हम लोग यहाँ पर नोट्स के वर्कफ्लो को कवर अप करने वाले हैं। और उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या कवर अप करेंगे, उन टॉपिक्स के नाम मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बता ही दिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, ये आपके लिए कहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है। तो जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाएंगे और वहां पर जब आप वर्क करेंगे, जैसे मूवी, वेब सीरीज, या फिर थोड़े सिंपल भाषा में बोलूँ तो जहाँ पर आपको एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ वीडियोस पे या फिर शॉर्ट्स पे ऐसा वर्क करना होगा, वहां पर ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका यूज करके आप टाइम को सेव कर सकते हैं, अपने मेहनत को सेव कर सकते हैं, और कुछ हद तक देखा जाए तो आप इन चीजों का यूज करके अपने काम को और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। खैर चलिए, मेरे हिसाब से इतना ओवरव्यू काफी है इस वीडियो के लिए। और अब हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर अप करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कलर मैनेजमेंट वाले टॉपिक को कवर अप किया था। और बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो कलर मैनेजमेंट का यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे चीजों को ऐसा अप्लाई करते हैं, वही कलर स्पेस वाली चीजों को अप्लाई करते हैं। अगर प्रोजेक्ट लेवल पे चीजों को अप्लाई करना है तो यहाँ पर सेटिंग्स पे आके इधर वाले एरिया पे हमें वर्क करना था, ठीक है। नोट लेवल पे हमें चीजों को अप्लाई करना है तो यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐसा लगा के आगे जो भी हम लोग काम कर रहे थे। और ऐसा ही कुछ मैंने आपको ये भी पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए हमें पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए कलर स्पेस वाली चीज को ऐसा अप्लाई करना है, तो उस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर कलर मैनेजमेंट वाले एरिया पे चीजों को अप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पर स्पेसिफिक क्लिप पे वर्क करने के लिए या फिर नोट लेवल पे वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने नोट पे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐसा अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही मैंने चीजों की बात की है, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको चीजों को स्पेसिफिक क्लिप पे नहीं, पूरे टाइमलाइन पे अप्लाई करना है, हाँ, जैसे कि कलर मैनेजमेंट वाले एरिया पे यहाँ पे हम लोग पूरे प्रोजेक्ट पे चीजों को अप्लाई कर रहे थे। ऐसे ही मान लीजिए हमें किसी स्पेसिफिक चीज को पूरे टाइमलाइन पे अप्लाई करना है। कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, हाँ। तो वो कैसे क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिप वाले एरिया पे ऐसा क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर हमें क्लिप और टाइमलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लिप पे अगर क्लिक करेंगे तो ये मतलब डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे स्पेसिफिक क्लिप लेवल पे चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग अपने पूरे टाइमलाइन पे किसी चीज को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिप की जगह क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइमलाइन पे ऐसा क्लिक मारेंगे, तो यहाँ पर जो चीज अब अप्लाई होंगी वो पूरे टाइमलाइन पे अप्लाई होंगी। मैं आपको कुछ ऐसा करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे थे। ओके, ऐसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने पूरे टाइमलाइन के लिए कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐसे अप्लाई कर दे रहे हैं। ऐसे हमें बार बार मतलब नोड लेवल पे अगर मान लेते हैं वर्क कर रहे हैं, तो हमें बार बार ऐसा कलर स्पेस अप्लाई करने का झंझट नहीं रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। और बस कलर स्पेस का मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया था क्योंकि मैंने अभी वो कलर मैनेजमेंट और कलर स्पेस के बारे में बातचीत की थी। और चलिए मैं आपको कुछ फटाक से कुछ प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर Alt S प्रेस करता हूँ और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को भी हटा देंगे यहाँ से, डिलीट। ओके, और यहाँ पर मैं जैसे कि कुछ काम करता हूँ, जैसे कि मैं इस फुटेज को कुछ भी ऐसा ही कलर वॉलपेपर पे ही है ना, इसको कुछ ऐसा ग्रीनिश बना देते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के ऐसा कर देंगे, ठीक। मैंने यहाँ पर इस वाले एरिया पे टाइमलाइन वाली चीजों को ऐसा सिलेक्ट कर रखा था, हाँ, मतलब जो भी यहाँ पर चेंजेस होंगी पूरे टाइमलाइन पे वो चीजें अफेक्ट होंगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हो भी रहा है कि नहीं। तो क्लिप्स वाले एरिया पे आते हैं और किसी भी क्लिप पे ऐसा क्लिक मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस नोट पे हम लोग ने जो भी काम किया था वो काम लगभग सारे क्लिप पे पूरा ऐसा अप्लाई हो रखा है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी क्लिप्स हैं पूरे टाइमलाइन में वो सारी यहाँ पर ग्रीनिश ऐसा हो गई है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पर चीज़ों को ऐसा टाइमलाइन लेवल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं कलर स्पेस को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हम लोग पूरे अपने टाइमलाइन पे कोई कलर सेटिंग चाहते हैं, उसको भी हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कलर की सेटिंग, टूल की सेटिंग, कुछ भी ऐसा जो आप चाहें। और यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग इस फीचर का यूज़ एक्चुअली में करते क्या है? मैंने तो आपको बस ये समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा किया। इस फीचर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को यहाँ पर अपने किसी लुक को ऐसा पूरे टाइमलाइन में जितनी भी क्लिप्स हैं, उन पे अप्लाई करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे टाइमलाइन में ढेर सारे टील एंड ऑरेंज वाले शॉट्स हैं, तो वहाँ पर मुझे टील एंड ऑरेंज लुक को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा टाइमलाइन वाले एरिया पे ऐसा चीज़ों को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने मान लीजिए किसी एक जगह पे ऐसा काम कर लिया और यही काम मैं चाहता हूँ कि मेरे टाइमलाइन में जितनी भी क्लिप्स हैं उन पे भी अप्लाई हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर टाइमलाइन ऐसा सिलेक्ट करके यहाँ पर अब चीज़ों को वर्क करूँगा तो थ्रू आउट द टाइमलाइन चीज़ ऐसा अप्लाई हो जाएंगी। और बाकी चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन और क्लिप वाले इस फंक्शन का कैसे क्या यूज़ लेते हैं। और यहाँ पर मैं चीज़ों को यहाँ पे ऐसे मास्टर रीसेट कर दूंगा तो पूरे क्लिप के ऊपर सारी चीज़ें ऐसा रीसेट हो जाएंगी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देख रहे हैं? तो ऐसे ही चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्ड नोट्स के बारे में। ये शेयर्ड नोट्स होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखा जाए तो ये शेयर्ड नोट्स एक तरह से नोड लेवल पे मैं बात करूँ तो ये प्रीसेट की तरह से काम करते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग शेयर्ड नोट्स यानी कि नोट्स का प्रीसेट बनाने के बाद इसका हम लोग फ्यूचर में ऐसा यूज ले सकते हैं। और अब चलिए मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिप लेवल पे इस चीज़ों को अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग शेयर्ड नोट का यूज लेने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं लट्स वाले एरिया पे आकर किसी चीज़ को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी भी ऐसा फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, किसी भी एक लट को अप्लाई मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? तो मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ इस नोट पे यहाँ पर ऐसे आ गई। और फिर क्या यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा किसी वैल्यू को कम ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं इसे ऐसा कम कर देता हूँ, ठीक है? ऐसे मैंने इसे कम कर दिया। तो मान लीजिए आपका कोई भी नोड है, आपने इसमें कुछ भी ऐसे काम कर दिया, ठीक? अब इसे शेयर्ड नोड कैसे क्या बनाएंगे? बस इस पे एक बार राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सेव एज शेयर्ड नोड। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग क्लिक मारेंगे तो ये नोड ऐसा शेयर्ड नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर्ड नोड में देखिए क्या होता है ना कि मतलब मैंने इसका जैसे शेयर्ड नोड बना लिया, ठीक? अब मैं सेम नोड के ऊपर कुछ भी ऐसा मतलब चीज़ों को कम ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा कहीं पर भी, तो यहाँ पर अब चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि ये नोड ऐसा लॉक हो जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे शेयर्ड नोड के इस लॉक वाले फंक्शन को हटाना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और लॉक नोड वाले ऑप्शन पे अनटिक कर दूंगा, ठीक? और अब मैं यहाँ पर चीज़ों पे ऐसा वर्क कर सकता हूँ, ठीक? और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको मान लीजिए इसका एक प्रीसेट बनाना है तो वो कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा जब हम लोग ने इसका शेयर्ड नोड बनाया था तभी इसका ऐसा ये प्रीसेट बन गया था। और मान लीजिए अगर आपको इसे रीनेम करना है तो आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक मार के इसे कुछ भी XYZ लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक? तो यहाँ पर ये हमारा ऐसा शेयर्ड नोड बन गया। और अगर मान लीजिए मैं इसका यूज़ लेना चाहता हूँ यहाँ पर नहीं किसी दूसरी क्लिप पे, जैसे कि इधर आ जाते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो शेयर्ड नोड क्रिएट किया था उसका मैं यूज़ लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा राइट क्लिक करूँगा, ठीक? ऐड नोड पे चले जाएँगे और यहाँ पर शेयर्ड नोड 1 का ऑप्शन मिल रहा है हमें, जो भी हम लोग ने शेयर्ड नोड ऐसे बनाया था। और जैसे ही मैं इस पे ऐसा क्लिक करता हूँ तो हमारा ये शेयर्ड नोड ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इस शेयर्ड नोड वाले फंक्शन का यूज़ लेते हैं। ये काइंड ऑफ मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इसका प्रीसेट के तरह से कैसे क्या यूज़ लेते हैं। यहाँ पर इसके लॉक वाले प्रॉब्लम को कैसे क्या टैकल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इन केस आप इसे मतलब ऐसा डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस राइट क्लिक पे जाइए और यहाँ पर डिलीट शेयर्ड नोड पे ऐसा क्लिक कर दीजिए। जो भी आपके शेयर्ड नोड का नाम है आप उस पर ऐसा क्लिक मारेंगे तो वो ऐसे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये शेयर्ड नोड ऐसा वर्क करता है। और शेयर्ड नोड के बाद मैं आपको यहाँ पर कंपाउंड नोड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने ये एडिट पेज में ऐसा कंपाउंड क्लिप के बारे में आपको पता ही होगा, वैसी ही टाइप की चीज़ हम लोग को यहाँ पर कलर पेज में देखने को मिल जाती है, कंपाउंड नोड। ओके, तो यहाँ का जो कंपाउंड नोड है ना ये फ्यूजन के ग्रुप्स वाले फंक्शन की तरह थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है? तो मैं इसे भी यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कंपाउंड नोड को हम लोग चलिए किसी दूसरे क्लिप पे ऐसा क्रिएट करके देखते हैं। तो इस क्लिप पे यहाँ पर ढेर सारे नोड्स हैं, ओके? तो यहीं पे कुछ ऐसा वर्क कर लेंगे। तो क्लिप्स को हटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने मल्टीपल नोड्स पे ऐसा मल्टीपल काम कर रखा है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग 3-4 नोड्स का ऐसा कंपाउंड नोड बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे क्या बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी नोड्स ऐसे कंपाउंड नोड बनाना है उन्हें ऐसा सेलेक्ट कर लेना है आपको।
और फिर यहाँ पर एक राइट क्लिक मार देना है और फिर यहाँ पर क्रिएट कंपाउंड नोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर एक कंपाउंड नोड बन जाएगी। ये वैसे देखने में फ्यूजन पेज के ग्रुप्स वाले फंक्शन की तरह लग रहा है। और फिर कंपाउंड नोड के अंदर जितनी भी नोड्स है उस पर अगर वर्क करना है तो यहाँ पर ऐसा डिकम्पोज इन प्लेस ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जब हम लोग डबल क्लिक मारेंगे तो जितने भी नोड्स ऐसा कंपाउंड नोड के अंदर आ गए थे यहाँ पर वो सारे नोड्स ऐसा ओपन अप हो जाते हैं यहाँ पर ऐसे। और फिर यहाँ पर आप जिस भी नोड पे ऐसा कुछ भी वर्क करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐसा उस पर वर्क कर सकते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे ये सोच के घबरा रहे हो कि मतलब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, एक्सिट कंपाउंड नोड पे ऐसा क्लिक कीजिएगा और ऐसे आप यहाँ से कंपाउंड नोड वाले एरिया से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कंपाउंड नोड का यूज लेते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्जन्स के बारे में। तो यहाँ पर वर्जन से मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि ये डाउनसी रिजॉल्व का कौन सा वर्जन है। मैं यहाँ पर इस वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ जो हमें यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाता है, लोकल वर्जन एक्चुअली। तो सबसे पहली बात, इस चीज़ पे वर्क करने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं इसका यूज़ हमें क्यों लेना चाहिए। जब हमें मल्टीपल लुक्स को ऐसा कंपेयर करना रहता है तब हम लोग ऐसा वर्जन्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं इस इमेज का आपको वर्जन्स को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जब ऐसा राइट क्लिक करूंगा और लोकल वर्जन पे ऐसा क्लिक मारूंगा तो ऐसे यहाँ पर ऐसा क्रिएट न्यू वर्जन और हमें यहाँ पर वर्जन को डिलीट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। खैर अभी इसका हम लोग यूज़ नहीं लेंगे। तो अब चलिए मैं आपको एक बार किसी प्रैक्टिकली कहीं पर ऐसा इसका यूज़ लेके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहीं पे कुछ करके दिखाता हूँ और इस बार कुछ ऐसा ढंग का करते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर किसी क्लिप पे पहले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, मैंने पीछे ऐसा फिल्म लुक ऐसी कुछ बात की थी ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करके देखते हैं बहुत ही कम समय में। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर किसी इन दोनों क्लिप्स में से किसी पे आ जाता हूँ, इस पे नहीं तो इस पे। ओके, तो चलिए इधर ही हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर देता हूँ। एक मिनट, इसे हटा देता हूँ। ओके, अब अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस में यहाँ पर ये सोनी की कैमरा से शूट की गई चीज़ है। यहाँ पर मैं सोनी एस कैमरा 3 पे ऐसा क्लिक मार देता हूँ। उसके नीचे मैं यहाँ पर फिर से इधर आऊँगा सोनी S-Log2 और आउटपुट कलर स्पेस में आकर हम लोग यहाँ पर नेट 709 पे क्लिक मारेंगे और फिर यहाँ पर गामा 2.4 को कर लेते हैं, ठीक है। टोन मैपिंग में क्या करते हैं, लुमिनेंस मैपिंग पे कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर पे इसे नन पे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। गैमेट मैपिंग पे सैचुरेशन कंप्रेशन पे क्लिक करते हैं, कुछ खास चेंज देखने को तो नहीं मिला तो इसे नन पे ही रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ब्लीच बाईपास लुक को डेवलप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लेयर नोड का यूज़ लेने वाले हैं, तो Alt S कर देंगे पहले और यहाँ पर एक लेयर नोड बना लेते हैं, ठीक है। और अब नीचे वाले नोड में हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मैं बहुत कॉम्प्लेक्स वे में नहीं बताने के ऐसा चक्कर में फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बहुत शॉर्टकट वाले वे में चीज़ों को बताऊँगा। वैसे देखा जाए तो मैंने प्लान कर रखा है फ्यूचर में लुक क्रिएशन बहुत तगड़ी वीडियोस आने वाली है चैनल पे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फ्यूचर अपडेट भी दे दिया। तो यहाँ पर पहले हम लोग ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट कर लेते हैं, तो सैचुरेशन को एकदम 0 कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कंपोजिट मोड को ओवरले पे कर देंगे, कंपोजिट मोड ओवरले। ओके, तो ऐसे यहाँ पर हमारी ब्लीच बाईपास लुक काइंड ऑफ बन गई। यहाँ पर सच बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर फुटेज चाह रहा था वैसी फुटेज यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ और अच्छे से आप देख पाते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर लोकल वर्जन्स वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर ऐसे इन चीज़ों को अगर हम लोग को एक वर्जन में ऐसा सेव करना है तो कैसे क्या करेंगे, क्लिप्स को ओपन कर देंगे। यहाँ पर जो भी हमारा क्लिप है उस पर एक बार राइट क्लिक मारेंगे, लोकल वर्जन्स पे जाएंगे, क्रिएट न्यू वर्जन। यहाँ पर आप जो भी नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Demo1, ठीक है। ओके प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे वर्जन क्रिएट हो चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इधर जाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Demo1 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, जो कि हमारा करंट वर्जन है। और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और वर्जन क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं चीज़ों को, Alt S। यहाँ पर इसे वार्म बना देंगे पहले, तो इसे वार्म कर देते हैं फिलहाल के लिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक इसका वर्जन भी बना लेते हैं, लोकल वर्जन, क्रिएट न्यू वर्जन, ठीक। यहाँ पर फॉर्म लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक वर्जन क्रिएट हो गया। और ऐसा ही अब क्या करते हैं कि इसका उल्टा करते हैं, इसे कूल बना देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक। इसका भी एक वर्जन क्रिएट कर लेते हैं, लोकल वर्जन, क्रिएट न्यू वर्जन, तो कूल, ठीक है। ओके प्रेस कर देते हैं। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए 3 वर्जन को क्रिएट कर लिए, ठीक। और एक और वर्जन को क्रिएट कर लेते हैं और उसे मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ कर देते हैं। तो अभी मैंने इसको रुकिए, मैं
कुछ अजीब सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी वर्जन बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Y प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक वर्जन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक नया वर्जन इसका बनाया, Ctrl+Y को प्रेस करते ही यहाँ पर आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा भी होगा, कलर ग्रेडिंग वर्जन इज एडेड ऐसा करके। तो हम लोग इस शॉर्टकट का भी यूज करके एक वर्जन को क्रिएट ऐसा कर सकते हैं। तो जितने भी हम लोग ने वर्जन क्रिएट किए हैं हम लोग उन सभी को अभी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, बस Ctrl+V को ऐसा प्रेस करना है तो हमारे जितने भी वर्जन है वो हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएंगे। उनके नाम भी आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्जन को ऐसा रीनेम भी करना है तो उसके लिए आप एक बार राइट क्लिक कीजिएगा। जिस भी वर्जन को आपको ऐसा रीनेम करना है तो आप उस वर्जन पे ऐसा जाइएगा तो यहाँ पे ऐसे इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी हमें फिलहाल के लिए रीनेम करना है तो हम लोग यहाँ पर रीनेम पे ऐसा क्लिक करेंगे और जो भी हम लोग यहाँ पर एक नया नाम देना चाहते हैं वो नाम हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम लोग वर्जन्स पे कैसे क्या चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पर मल्टीपल वर्जन्स जो भी हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट किए थे उन्हें जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे Ctrl+B वाले ऑप्शन का यूज़ करते हुए, उस तरीके को मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता। मैं किस तरीके को रिकमेंड करता हूँ, मैं यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन का यूज़ करके डिफरेंट वर्जन्स को देखता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर क्रिएट किए, जिसके बारे में मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताऊंगा जब यहाँ पर हम लोग गैलरी वाले टैब को ऐसा कवर अप करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कैसे डिफरेंट वर्जन्स को देखना है, तो पहले स्प्लिट स्क्रीन पे ऐसा क्लिक मारेंगे और यहाँ पर आपको ऐसा वर्जन को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ने ऐसा जितने भी वर्जन्स को क्रिएट किया है वो सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक वर्जन पे ऐसा वर्क करना है तो आप उस पर ऐसा डबल क्लिक मारिए ऐसे, और जिस भी वर्जन पे हम लोग ने ऐसा डबल क्लिक मारा है उसकी जो भी नोटरी है वो यहाँ पर ऐसे खुल जाएंगे और हमें जो भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन करनी है हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्जन्स के बारे में बता दिया। तो ऐसे हम लोग ने यहाँ पर जान लिया वर्जन्स के बारे में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी वर्जन्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एज आउटपुट तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ। तो उसके लिए बस आपको डिलीवरी पेज पे चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर फाइल वाले एरिया पे चले जाइए। यहाँ पर आकर आप मतलब जिस भी ऐसा प्रीसेट को सिलेक्ट कर रखे हैं, यूट्यूब या फिर आपने कस्टम कुछ भी ऐसे बनाया हो, आपको बस क्या करना है कि आपको फाइल वाले एरिया पे आना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, यूज कमर्शियल वर्कफ्लो पे ऐसा टिक कर लेंगे और फिर इसके बाद आपके यहाँ पर जितने भी वर्जन है आप उन्हें ऐसा एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐड टू रेंडर क्यू वाले तरीके से, वही जो नॉर्मल तरीका होता है हमारा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर वर्जन पे वर्क करते हैं। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पर वर्जन से रिलेटेड जितनी ऑपरेशनल सेटिंग्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर इन सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर हमें ऐसा राइट क्लिक करने के बाद किसी स्पेसिफिक वर्जन पे ऐसा नेविगेट करने के बाद जो हमें ये ऑप्शंस मिल रहे हैं आप इनको भी ऐसा चेकआउट कर सकते हैं, लोड, रीनेम, डिलीट करने के ऑप्शंस को। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको वर्जन्स के बारे में बता दिया। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लोकल और रिमोट ग्रेड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग इनका यूज लेने कहाँ वाले हैं। तो जैसे कि मैं क्लिप्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ, यहाँ पर ये जो लास्ट के 3 शॉट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों लगभग सेम लोकेशन पे शूट हुए हैं, ठीक है। तीनों लगभग सेम लाइटिंग कंडीशंस में ऐसा शूट हुए हैं, ये भी ठीक है। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ पर इन लोकल और रिमोट ग्रेड्स का यूज लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा अपना कलर ग्रेडिंग वाला काम करता हूँ और फिर यहाँ पर मैंने जो भी कलर ग्रेडिंग वाला काम कर रखा है मैं सेम चीजों को यहाँ पर ऐसा अप्लाई कर सकता हूँ इन दोनों में, क्योंकि सेम लोकेशन पे शूट हुए हैं और लगभग सेम लाइटिंग कंडीशन भी है। लेकिन कहीं पर अगर चीजें अनबैलेंसिंग हो जा रही है तो वहाँ पे कैसे कैसे चीजों को फिक्स करें मैं आपको ये भी बताऊंगा, वो लोकल ग्रेड्स का पार्ट है बेसिकली। और अगर मैं आपको लोकल ग्रेड को थोड़े मतलब अच्छे से मतलब ढंग की भाषा में बताऊं तो इसे मैं कैसे क्या बताऊंगा। तो जब हम लोग किसी स्पेसिफिक या फिर इंडिविजुअल क्लिप पे वर्क करते हैं, यानी कि लोकली वर्क करते हैं, लाइक लोकल का मतलब किसी स्पेसिफिक या फिर किसी लिमिटेड रीजन को यहाँ पे बोला जा रहा है लोकल। हाँ, तो लिमिटेड का मतलब यहाँ पर क्या की, तो जब हम लोग किसी स्पेसिफिक क्लिप पे वर्क करते थे यानी कि किसी इंडिविजुअल क्लिप पे वर्क करते थे, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपना काम लोकली कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको मैं बस ये कहना चाहूंगा, किसी स्पेसिफिक या फिर किसी इंडिविजुअल क्लिप पे वर्क करने को हम लोग ऐसा लोकल ग्रेड कहते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रिमोट ग्रेड्स के बारे में। तो ये होते क्या और इनका कहाँ पे यूज होता है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि रिमोट ग्रेड्स का हम लोग एक्चुअली यूज कब ले सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग की मिस्टेक यहाँ पे मैंने जो देखी है क्या करते हैं, वो लोग ऐसा राइट क्लिक मारते हैं, यूज रिमोट ग्रेड का यहाँ पे ऑप्शन ऐसा देखने को मिल जाता है, इस पे वो लोग ऐसा क्लिक मारते हैं पूरी चीजें रीसेट हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद लोग जो भी ऐसा काम करते हैं मतलब ऐसे लोग जनरली बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर जो भी काम किया ये चीज पूरी जगह अप्लाई क्यों नहीं हो रही। तो एक्चुअली यहाँ पर रिमोट ग्रेड्स यूज करने की जो भी कंडीशन होती है पहले उसे फुलफिल करना पड़ेगा, तब ये चीज हमारे लिए यूजफुल हो पाएगी। तो रिमोट ग्रेड को समझने के लिए तो सबसे पहले किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं।
ओके, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसी बेसिक सी कलर ग्रेडिंग कर रखी है। मैंने यहाँ पर मतलब बहुत ध्यान नहीं दिया कि मतलब रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर चीज़ों को बस ऐसा डायल इन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यूज़ रिमोट ग्रिड्स पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, ठीक? तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ अप्लाई कर रखी है, ये चीज़ बाकी जगह अप्लाई नहीं हो रखी क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं की। अगेन मैं आपको यहाँ पे बार-बार ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना कर दें। तो रिमोट ग्रिड्स कहाँ पर यूज़फुल रहते हैं? जैसे कि कोई स्पेसिफिक वीडियो है, ओके? वीडियो में मान लीजिए आपने एडिटिंग वाले समय में बहुत सारे कट्स ऐसे लगा रखे हैं, 1, 2, 3, ठीक है? अब जैसे किसी स्पेसिफिक वीडियो के अलग-अलग कट्स वाले पार्ट पे यहाँ पर रिमोट ग्रिड यूज़फुल होता है। और अगर मैं सेम चीज़ को दूसरी भाषा में बोलूँ, तुम्हारे वीडियो का सोर्स सेम होना चाहिए। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर जो 3 कट्स लगा रखे हैं, अब जैसे कि मैं इन तीनों में से कहीं इधर ही कुछ भी ऐसा मतलब चीज़ों को कम-ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसा कम-ज़्यादा कर दिया, अब मैं यहाँ पर रिमोट ग्रिड वाला काम होते हुए देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस क्लिप पे ऐसा राइट क्लिक मारूँगा, यूज़ रिमोट ग्रिड अब क्लिक करूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो के मैंने जितने भी कट्स लगाए थे, यानी कि इस वीडियो के जितने भी पार्ट हो रखे हैं, उन सब पे ऐसा रिमोट ग्रिड वाला ऑप्शन इनेबल हो रखा है। इस पे इनेबल नहीं हो रखा क्योंकि ये दूसरी वीडियो है, ठीक? इसलिए इनेबल नहीं हो रखा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सोर्स सेम रहेगा, यानी कि मतलब आपकी कोई सेम वीडियोज़ में ढेर सारे कट्स लगे रखे हैं, हाँ, वहाँ पर आप रिमोट ग्रिड्स का यूज़ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने सेम कैमरा से 3 वीडियो शूट कर रखी है और वहाँ पर रिमोट ग्रिड अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बार-बार मैं बस आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे सोर्स सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सोर्स हमारा सेम नहीं, तो यहाँ पर रिमोट ग्रिड वाला यहाँ पे जो पिंक कलर का ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिख रहा है जब मैं इस क्लिप पे ऐसा क्लिक मार रहा हूँ, जब मैं इस क्लिप पर आ रहा हूँ। और जब मैं इन क्लिप्स पे आ रहा हूँ तो यहाँ पर सोर्स सेम है, तो इसलिए यहाँ पर रिमोट ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर ऐसे हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारी जगह अप्लाई होगा, मतलब इस वीडियो के जितने भी कट्स वाले पार्ट है उन सब जगह अप्लाई होगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर रिमोट ग्रिड्स का यूज़ लेते हैं। और मान लेते हैं कि मुझे किसी स्पेसिफिक पार्ट पे रिमोट ग्रिड का यूज़ नहीं लेना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे राइट क्लिक मारना है और आपको यहाँ पे कॉपी रिमोट ग्रिड्स टू ऐसा लोकल पे ऐसा क्लिक मारना है। और फिर जब आप उस स्पेसिफिक क्लिप पे ऐसा चेंजेस अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ उस स्पेसिफिक क्लिप के पार्ट पे ऐसा अप्लाई होंगी। और फिर अब आप यहाँ पे ऐसा चेंजेस अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्लिप के इस वाले पार्ट पे चेंजेस अप्लाई हो रही हैं, इन वाले पार्ट्स पे चीज़ें अप्लाई अब नहीं हो रही। तो ऐसे हम लोग किसी स्पेसिफिक वीडियो के पार्ट पे अगर मतलब रिमोट ग्रिड का यूज़ नहीं लेना, तो तब हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक मार कर ऐसा कॉपी रिमोट ग्रिड टू लोकल करके उस स्पेसिफिक पार्ट पे सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। और फिर चलिए, आशा करता हूँ कि आपको लोकल ग्रिड और रिमोट ग्रिड वाले ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा। फिर से मैं आखिरी बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि रिमोट ग्रिड में आपको ध्यान बस यही देना है कि आपके टाइमलाइन के अंदर जितने भी वीडियोस हैं उनका सोर्स सेम होना चाहिए, यानी कि वो एक फुटेज की सेवरल कट्स हो सकती हैं। ओके, अब मैं इसको बार-बार रिपीट नहीं करता, नहीं तो ये इरिटेटिंग लगेगा। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ग्रुप्स के बारे में। हम लोग ग्रुप्स का कहाँ यूज़ करते हैं और ग्रुप्स किस वे में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स का हम लोग कैसे क्या यूज़ करते हैं और किस वे में ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर ऐसा कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए इनके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्रुप्स का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को किसी स्पेसिफिक क्लिप का ग्रुपिंग करना हो या फिर हमारे टाइमलाइन के अंदर जितने भी क्लिप्स हैं उन सबको सॉर्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक ग्रुप में ऐसा असाइन करना हो। ऐसे काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप्स का यूज़ लेते हैं। जैसे कि मेरे टाइमलाइन में डिफरेंट क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग की यहाँ पे सोनी की क्लिप्स हैं और ये कैनन की क्लिप्स हैं और यहाँ पर ये दोनों एरे की क्लिप्स हैं और ये भी कैनन की क्लिप्स हैं और ऐसे मतलब डिफरेंट कैमरास की क्लिप्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई काम करना है और अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक कैमरा की क्लिप्स यानी कि वीडियोस को ऐसा मतलब सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप्स का यूज़ ले सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि ये स्टार्टिंग में सोनी की कैमरा की क्लिप्स हैं, तो मैं इनका एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो अपने कीबोर्ड पे मैं यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करने के बाद इन सारे क्लिप्स को ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनका ग्रुप बनाने के लिए बस राइट क्लिक मारेंगे, ऐड इनटू अ न्यू ग्रुप पे ऐसा क्लिक कर देंगे। ऐड इनटू अ करंट ग्रुप वाले ऑप्शन को मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप सोनी, ठीक है। सोनी का एक ग्रुप ऐसे बन गया और ओके प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमारा ग्रुप बनता है तो यहाँ पर ऐसा ये ग्रीन कलर का लिंक्ड सिंबल टाइप की चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। इससे मतलब ये दिखाया जा रहा है कि मतलब ये सारे क्लिप्स किसी ग्रुप में हैं, ओके। और ग्रुप्स का बस यही फीचर नहीं रहता कि मतलब ये सॉर्टिंग के लिए काम होता है और मतलब ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी पे वर्क करने के लिए होता है।
यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इफ़ेक्ट्स वाले एरिया को हटा देता हूँ और क्लिप्स वाले एरिया को भी हटा देते हैं। अभी तक मैंने आपको मतलब इन एरिया के बारे में क्या-क्या बताया कि यहाँ पर अभी हम लोग क्लिप लेवल पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जैसे नोड वाले एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बताया था कि हम लोग यहाँ पर क्लिप लेवल पे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और टाइमलाइन लेवल पे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्लिप और टाइमलाइन वाले एरिया को यहाँ से ऐसा नेविगेट कर रहा था। ओके, तो अगर मैं यहाँ से अगर नेविगेट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिप लेवल प्रेजेंट रहता है और इधर की तरफ टाइमलाइन लेवल प्रेजेंट रहता है। ओके, और इसी के साथ हमें यहाँ पर दो और मतलब ऐसा एरियाज देखने को मिल जाते हैं। वो है ग्रुप प्री क्लिप जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में, और मतलब क्लिप के बाद ग्रुप पोस्ट क्लिप जो कि यहाँ पर है। अब मैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ लगे हाथ, जैसे कि मैं क्लिप लेवल पे आ जाता हूँ, ठीक? ये सारी चीज़ें एक किसी ग्रुप में असाइन हो रखी हैं। तब यहाँ पे ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस फुटेज पे आ जाते हैं, ये ऐसा किसी ग्रुप में असाइन नहीं हो रखी है, तो यहाँ पर क्लिप और टाइमलाइन वाले ऑप्शन एक देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मतलब कोई चीज़ अगर ग्रुप में असाइन हो रखी है, तभी वहाँ पर ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नहीं तो ऐसे जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे क्लिप्स हैं, यहाँ पर बस हमें ऐसा एडिशनल ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर क्लिप और टाइमलाइन वाला फंक्शन सेम ही अप्लाई करेगा जैसा मतलब एक नॉर्मल क्लिप में अप्लाई होता है। अगर ग्रुप ना बनाने पे भी जैसे क्लिप और टाइमलाइन फंक्शन नॉर्मली ऐसे जो वर्क करते हैं, सेम फंक्शन हमें तब भी देखने को मिलेगा जब हम लोग अपने क्लिप को किसी ग्रुप से ऐसे असाइन कर दिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और बाकी अगेन अगर आप ग्रुप में प्रेजेंट हैं, पूरे टाइमलाइन पे चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइमलाइन सेलेक्ट करके चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्लिप लेवल पे आप चीज़ों को चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक क्लिप पे ही चीज़ देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने जो भी ये क्लिप और टाइमलाइन के बारे में ऐसा फिर से बता दिया था आपको, ताकि ऐसे फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो कि मतलब ग्रुप में आ गई चीज़ें तो कैसे क्या चीज़ें बिहेव करेंगी। और अब इन सारी चीज़ों के बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रुप प्री क्लिप और ग्रुप पोस्ट क्लिप के बारे में। तो जब आपकी फुटेज किसी ग्रुप का ऐसा पार्ट बन जाती है, तब हमें ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हम लोग ग्रुप प्री क्लिप की बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर रेड 709 वाला कन्वर्जन करता हूँ कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को लगा के, तो चीज़ें पूरे ग्रुप पे इफेक्ट होंगी, आप देखिएगा। तो मैं यहाँ पर वही सोनी की सेटिंग्स लगा देता हूँ फटाक से, सोनी एस्केमेट 3 और सोनी एस्लॉक 2 किधर थी, और फिर नीचे डेक्स 09 और गामा 2.4 ऐसा ही कर देंगे, कर दी गामा 2.4। तो मैपिंग में यहाँ पर लुमिनस प्रेशर नहीं, सैचुरेशन प्रेशर में ठीक है। और फिर नीचे आकर गैमेट मैपिंग मेथड में सैचुरेशन कंप्रेशन पे ऐसा क्लिक कर देते हैं, थोड़ी इसे नन पे ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर जो भी डेक्स 709 वाला कन्वर्जन का काम किया, आप देख सकते हैं कि ये जो कन्वर्जन वाला काम है, ये वाला काम हमारे ग्रुप में जितने भी क्लिप्स हैं उन सब पे ऐसे अप्लाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पर थंबनेल्स में चीज़ें अपडेट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। पहले ये चीज़ें कुछ ऐसी दिखती थी यहाँ पर, ओके, और अभी चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं। और फिर इतनी बातचीत कर लेने के बाद अब मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ग्रुप प्री क्लिप के बारे में फिर से। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, ग्रुप प्री क्लिप में हम लोग जो भी अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी ऐसा क्लिप लेवल पे भी इफेक्ट हो रही है और पूरे ग्रुप लेवल पे भी चीज़ें इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये क्लिप ग्रुप का पार्ट है। और जैसे कि हम लोग ऐसा नॉर्मली अपने नोट्स में ऐसा वर्क करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो भी काम हो रखा है वो इन सारी चीज़ों को भी ऐसा इफेक्ट करेगा। यही सेम फंडा हमारे ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप में भी अप्लाई होता है। मतलब जो भी चीज़ ऐसा ग्रुप प्री क्लिप में अप्लाई हो रखी है, वो सेम चीज़ हमारे ग्रुप में जितनी भी क्लिप्स हैं उन सबको ऐसा अफेक्ट करेंगी। तो अभी ग्रुप प्री क्लिप वाले सिनेरियो में क्या है कि जैसे कि ग्रुप प्री क्लिप, हाँ, यहाँ पे ग्रुप लिखा है तो मतलब कि ये चीज़ पूरे ग्रुप को अफेक्ट करेगी। और प्री क्लिप का मतलब ये कि जो भी हम लोग अपने क्लिप के स्टार्टिंग में जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ें बाद में भी इफेक्ट करेंगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रुप प्री क्लिप का क्या फंडा है कि यहाँ पर हम लोग चीज़ें को ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रुप के क्लिप लेवल में चीज़ें अप्लाई होंगी। और मतलब स्टार्टिंग में चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आगे की भी चीज़ें इससे अफेक्ट होंगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म किया, तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट हमें यहाँ पर ग्रुप के सारे क्लिप्स में मतलब इफेक्ट होते हुए वैसा देखने को मिल रहा है। और मैं अगर स्पेसिफिक क्लिप की बात करूँ तो वहाँ पर भी हमें इफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर ग्रुप प्री क्लिप के बारे में समझ गए होंगे कि मतलब पूरे ग्रुप लेवल पे इनिशियल फेजेस में चीज़ों को अप्लाई करना है तो ग्रुप प्री क्लिप का यूज़ करेंगे। और फिर अगर स्पेसिफिक क्लिप लेवल पे चीज़ों पे वर्क करना है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्लिप लेवल पे आके जो भी अपना यहाँ पे काम करते रहें। कुछ भी मैं यहाँ पर ऐसा
लाल पीला नीला ऐसा कर सकता हूँ और यहाँ पर ऐसे बाकी चीजें इफेक्ट नहीं होंगी यहाँ पर इस स्पेसिफिक क्लिप को ऐसा छोड़ के। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रुप पोस्ट क्लिप के बारे में। और देखा जाए तो ग्रुप पोस्ट क्लिप वाला फंक्शन यहाँ पर लोकेटेड है क्लिप के बाद यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जो भी चीजें अप्लाई करेंगे वो भी मतलब पूरा ऐसा ग्रुप में हमें चेंजेस ऐसा देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा कलर वॉलपेपर पे हूँ तो मैं ऐसा मैजेंटा कलर की तरफ ऐसा ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे क्लिप्स के कलर मैजेंटा कलर की तरफ थोड़ा बहुत ऐसा शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे ही ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप वाला फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर वैसे एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आप देख लोगे कि मैं बीच बीच में ना ऐसा कुछ भी मतलब बहुत सिंपली ऐसा चीजों को अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत कलर ग्रेडिंग ये सब के भी चक्कर में नहीं पड़ रहा। ये मतलब मैं अपने एंड से चीजों को आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक फंक्शन या फिर सेटिंग को सीख रहे हैं तब हम लोग उस स्पेसिफिक फंक्शन या फिर मतलब जो भी टूल है उसकी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे ही मान लेते कि मैं बीच बीच में ऐसा कलर ग्रेडिंग बहुत मतलब परफेक्शन ये सब के चक्कर में भागूंगा तो मतलब वीडियो की लेंथ तो ऐसा बढ़ेगी और मतलब थोड़ा सा माइंड थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जब भी ऐसा टूल फंक्शन की बात करता हूँ तो तब मैं वहाँ पर ऐसा कलर ग्रेडिंग परफेक्शन इन सब के चक्कर में ऐसा नहीं भागता। तब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये टूल कैसे क्या वर्क करता है और किस लिए हम लोग इसका यूज लेते हैं। और बाकी देखा जाए तो ये कलर ग्रेडिंग हो गया, लुक क्रिएशन हो गया, इन सारी चीजों को मैं अपने फ्यूचर वाले वीडियोस में कवर अप करने वाला हूँ। फ्यूचर का मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि 1-2 हफ्ते के बाद हमारी लुक क्रिएशन वाली पहली वीडियो आने वाली है। उसमें मैं आपको टील एंड ऑरेंज लुक के बारे में बता दूंगा। एक्चुअली बैक टू टॉपिक, मैंने आपको मतलब अपने फ्यूचर प्लान्स में बता दिए साथ साथ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ग्रुप प्री क्लिप और ग्रुप पोस्ट क्लिप कैसे क्या वर्क करता है। यहाँ पर ग्रुप लेवल पे चेंजेस अप्लाई होते हैं और हम लोग यहाँ पर किसी स्पेसिफिक क्लिप को ग्रुप लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग इन फंक्शंस का यूज ले सकते हैं। ग्रुप प्री क्लिप का हम लोग यहाँ पर यूज लेंगे और आखिर में कुछ भी ऐसा करेक्शंस करना है तो पोस्ट क्लिप में कर लेंगे। नहीं तो अगर स्पेसिफिक क्लिप लेवल पे कोई करेक्शन करना है तो हम लोग क्लिप वाले फंक्शन का यूज करेंगे। और टाइमलाइन का तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हम लोग चीजों को अप्लाई करेंगे तो पूरी टाइमलाइन ऐसे इफेक्ट होगी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसी ग्रुप को कैसे क्या डिलीट करना है। उस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा राइट क्लिक मारेंगे। मैंने यहाँ पर ऐसा जानबूझ के राइट क्लिक मारा है क्योंकि मैं आपको ऐसा बता पाऊँ कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। क्या नहीं करनी कि आपको टाइमलाइन लेवल पे ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर आपको क्लिप को ऐसा सिलेक्ट कर लेना है और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक मारता हूँ और फिर यहाँ पर आप ग्रुप्स वाले एरिया पे जाएंगे और यहाँ पर ग्रुप सोनी करके ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारे ग्रुप का नाम है। तो अगर आप यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन को ऐसा प्रेस करेंगे तो ऐसे ये ग्रुप ऐसे यहाँ पे डिलीट हो जाएगा कुछ ऐसे। और ऐसे यहाँ पर ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप वाले एरियाज में जो भी हम लोग ने चीजों को अप्लाई कर रखा है वो भी चीज इसके संग संग ऐसा डिलीट हो जाती है। इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ग्रुप प्री क्लिप और पोस्ट क्लिप वाले चीजों को अभी भी रखना चाहते हैं तो बस उसके लिए आप किसी स्पेसिफिक क्लिप पे मतलब जब आप ग्रुप में ऐसा रहिएगा तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं ग्रुप बना ही देता हूँ, ऐड न्यू ग्रुप ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर आपने जो भी ऐसे कलेक्ट रखा है अगर आप उन चीज़ों को मतलब ग्रुप डिस्ट्रॉय होने के बाद भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोलैप्स ग्रुप ग्रेड पे ऐसा क्लिक मार दीजिएगा तो वो चीज़ ऐसे यहाँ पर ग्रुप डिस्ट्रॉय होने के बाद भी आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रॉय का मतलब डिलीट होने के बाद भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ पर ग्रुप्स पे वर्क कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग ने जान लिया ग्रुप्स के बारे में और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नोड ट्री स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर नोड ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको अपने एंड का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मतलब मेरी क्या थिंकिंग थॉट्स क्या मतलब ऐसी चीज़ें नोड ट्री के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पर हाँ एक और चीज़, मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बात करूँगा मैं ये भी ध्यान दे के बात करूँगा कि एक बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहा है तो इसलिए मैं कुछ बहुत बेसिक चीज़ों को भी कवर अप करूँगा। जैसे कि तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कलर ग्रेडिंग करते हैं और मतलब ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं कि दिस इज माय नोड ट्री स्ट्रक्चर दैट आई फॉलो। या फिर अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कैची थंबनेल या फिर टाइटल की बात करूँ, द बेस्ट थंबनेल इन द मार्केट, बेस्ट थंबनेल यू विल एवर फाइंड, मतलब ऐसी चीजें दुनिया भर के वो लोग लिखे रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि किसी का भी नोड ट्री ऐसा आग बंद करके फॉलो ना करें। इवन मेरा भी नोड ट्री आप फॉलो ना करें जब तक आप समझ ना लें कि मैं अपने नोड ट्री में कहाँ पर क्या करता हूँ। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपना नोड ट्री ऐसा शेयर करते हैं वो लोग अपना नोड ट्री इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उनका काम करने का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया है। मतलब वो यहाँ पर ऐसे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद नॉइस रिडक्शन को लगाएंगे, मतलब ऐसे से उनका फिक्स रहता है कि मैं कहाँ पे क्या करूँगा। और उनको अच्छी खासे लेवल पे एक नॉलेज रहती है कि मतलब कोई चीज़ अगर बिगड़ भी गई तो मैं इसे कैसे क्या फिक्स करूँगा या फिर किसी भी सिचुएशन को कैसे क्या टैकल करता है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नोड ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको एक आइडिया नहीं रहेगा कि मतलब क्या टूल किस लिए क्या वर्क करता है, या फिर मुझे कैसे क्या इस सिचुएशन को टैकल करना है। इन सारी चीज़ों का जब तक आपको ज्ञान न रहे तब तक आप किसी का भी ऐसा ब्लाइंडली नोड ट्री स्ट्रक्चर फॉलो न करें। मैं आपको बस ये रिकमेंड यहाँ पे करना चाहूँगा। और बात कर लेते हैं जिनका लो या फिर मिड एंड पीसी है, मैं उनके लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक बातों को कवर अप कर देता हूँ। अब आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा होगा कि बहुत ऐसा तामझाम वाला नोट ट्री ऐसा मतलब उनका बना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, हाँ, कुछ तगड़ा काम हो रखा है यहाँ पर ऐसा लगता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या हमें भी यहाँ पर ऐसा बहुत लंबा-चौड़ा नोट ट्री स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? अगर हमारे पास मिड या फिर लो एंड पीसी है तो जनरली मैंने क्या देखा कि यूट्यूब पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक नोड ऐसा स्टार्टिंग में खाली छोड़ दो, उसके बाद मतलब जो भी आपको काम करना है एक नोड मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ काम कर लीजिए, इधर कोई दूसरे टूल पे ऐसा कुछ काम कर लीजिए, इधर दूसरे टूल पे ऐसे काम कर लीजिए, मतलब ऐसे काम करते जाइए। एक नोड पे एक टूल का काम, तो ऐसे में बहुत लंबा-चौड़ा नोड ट्री स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको खास ये बताना चाहूँगा, अगर आपका लो या फिर मिड एंड वाला पीसी है, तो यहाँ पर आप बहुत लंबे चौड़े नोड ट्री स्ट्रक्चर को ऐसा क्रिएट करने की कोशिश में न रहें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत तगड़ी कलर ग्रेडिंग कर लेंगे, नॉइस रिडक्शन अप्लाई कर लिया, क्वालिफायर का यूज कर लिया, ट्रैकिंग कर ली, मैजिक मास्क यूज कर लिया, या मतलब ऐसे ऐसे इफेक्ट्स आप यूज करेंगे, और जब आप यहाँ पे रेंडर करने जाएंगे, रेंडर करने चले गए, स्टार्टिंग में ऐसे लिखेगा कि मतलब 3-4 मिनट लेफ्ट, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे मतलब घंटे लेफ्ट, ऐसे मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर आप मतलब चीज़ों को ऐसा छोड़ भी देते हैं रेंडर होने के लिए। 3-4 मिनट बाद ऐसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि मतलब जीपीयू की जो मेमोरी है वो फुल हो गई है, और फिर डाउन से रिज़ॉल्व प्रेस कर जाता है। ऐसे सिनेरियोज़ देखने को मिलते हैं जब हमारा लो और मिड एंड पीसी रहता है, और तब हम लोग बहुत लंबा-चौड़ा नोड ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ऐसे सीन हमें देखने को मिलता है, और मतलब हेवी इफेक्ट्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तभी बहुत लंबा-चौड़ा नोड ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मोस्टली लोग क्या कहते हैं, भाई नया पीसी ले लो, नया ग्राफिक्स कार्ड ले लो, एक्स वाई जेड। मेरा ये कहना है कि अगर कोई सच में इतना कैपेबल होता तो वो मतलब ये चीज़ किसी से पूछने जाता ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको इसका असली सॉल्यूशन देता हूँ, जैसे मैंने चीज़ को टैकल अप किया था। जैसे कि मैंने वो जो डिजिटेक वाली वीडियो नहीं बनाई थी, जहाँ पर मैंने मैक का रिव्यू दे रखा है, वहाँ पर मैंने बहुत तगड़ी कलर ग्रेडिंग कर रखी थी। इतनी तगड़ी हो गई थी कि मतलब ये डाउन सी रिज़ॉल्व को जब मैं रेंडर पे लगाता था, तो 2-3 मिनट के बाद डाउन सी रिज़ॉल्व ऐसा बंद हो जाता था, मतलब ये सिचुएशन थी। तो तब मैंने कैसे-कैसे सिचुएशन को टैकल किया, मतलब तब भी मेरा नोड स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मैंने कैसे चीज़ को टैकल किया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई आपको एक आइडिया लगा लेना है, कितनी देर बाद मेरा पीसी मतलब जवाब दे रहा है, मतलब उससे मतलब लोड हैंडल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि 1 मिनट के बाद डाउन से रिज़ॉल्व बंद हो जाना है, यानी कि पीसी लोड नहीं ले पा रहा है। तो क्या कीजिए कि स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स तक आप मतलब चीज़ों को रेंडर कर लीजिए। यहाँ पर किसी सिलेक्टेड पार्ट को कैसे क्या रेंडर करेंगे, मतलब ऐसा एडिट पेज में आप चले जाइए, यहाँ पर आप इन एंड आउट फीचर का यूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं एकदम स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ से जैसे मैं एकदम स्टार्टिंग में खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर 15 सेकंड आगे चला जाता हूँ। 1 मिनट, ओके, तो यहाँ पर ये 15 सेकंड है, तो यहाँ पर मैं आउट पॉइंट ऐसा लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर 15 सेकंड का इन एंड आउट पॉइंट लग गया। तो अब मैं इतने पार्ट को ऐसे यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ, ठीक? इतना पार्ट रेंडर हो गया, तो जितना भी मतलब ऐसा मान लीजिए आपकी 10 मिनट की वीडियो है, तो मतलब 15 सेकंड ऐसा कर करके मतलब पूरे 10 सेकंड को आप ऐसा रेंडर कर लीजिए। फिर आखिर में एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, और उसको ऐसा मतलब वहाँ पे सारे क्लिप्स को ऐसा मतलब पूरे प्रोजेक्ट को ऐसा रेंडर कर लीजिए। जब आप आखिर में ऐसा मतलब नए प्रोजेक्ट को बना के ऐसा चीज़ों को रेंडर करेंगे, काम भी बच जाएगा, और यहाँ पर ऐसा जो डाउन से रिज़ॉल्व हैंग हो जा रहा था मतलब लोड पड़ने की वजह से, ऐसा बहुत छोटे-छोटे सेकंड्स में चीज़ों को ऐसा मतलब इन एंड आउट पॉइंट लगा के रेंडर कर लीजिए ऐसे मतलब। तो बस यही बेसिक वर्कफ्लो मैंने यही फॉलो किया था कि मतलब मैंने एक बार चेक किया कि मतलब कितनी देर तक पीसी टिक पा रहा है, फिर उसके हिसाब से मैंने उतने सेकंड्स के पार्ट को ऐसा मतलब एक-एक करके ऐसा मतलब रेंडर कर लिया था। फिर एक नई प्रोजेक्ट बनाकर उन सारी क्लिप्स को वहाँ पर ऐसा मतलब टाइमलाइन में ऐसा प्लेस कर दिया था, फिर आखिर में सबको ऐसा रेंडर कर दिया था, तो ऐसे मेरा काम बन गया था। तो आप इस तरीके को भी यहाँ पर अपना सकते हैं। ऐसे आपको मतलब कोई ऐसा रेंडर सेटिंग्स को भी बहुत लो करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स को भी ऐसे कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये तरीका आप मतलब ऐसे कंडीशंस में अपना सकते हैं। अगर आपका अच्छा पीसी तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब तो। तो ये चीज़ मैं बस आपको अपने एंड से ऐसा बताना चाहता था, क्योंकि ये जो भी मैंने मतलब ये जो मैंने जो भी आपको ज्ञान दिया है फिलहाल के लिए,
ये ज्ञान मैंने मतलब ऐसा खुद से हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से मतलब ऐसा फाइंड किया था। नहीं तो ऐसे लोग जनरली यही बोलते हैं कि मतलब जीपीयू सीपीयू कुछ ऐसा तगड़ा सा ले लो, नहीं तो मतलब लो क्वालिटी पे ऐसा रेंडर करो। तो आप इस इन एंड आउट वाले तरीके का भी यूज ले सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब बात कर लेते हैं नोड ट्री स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर नोड ट्री स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। तो वो बेसिक चीजें क्या है कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं पहले किसी क्लिप पे आ जाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इधर आ जाते हैं। ओके, मैं इसे ऐसे छोटा कर देता हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे प्राइमरी करेक्शंस के बारे में। प्राइमरी करेक्शंस क्या होती है? जैसे कि मैं लेफ्ट गामा गेन वाले एरिया पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर गामा की वैल्यू को कम ज्यादा करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि पूरे क्लिप लेवल पे ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, तो जब पूरे क्लिप या फिर फुटेज लेवल पे चीजें अफेक्ट होती हैं तो ये होती है प्राइमरी करेक्शन। और फिर इसके बाद ऐसे ही बात कर लेते हैं सेकेंडरी करेक्शंस क्या होती है। तो मैं इसे मास्टर रिसेट कर देता हूँ। जैसे कि मैं अपने फुटेज के अंदर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ऐसा वर्क करूंगा तो वो सेकेंडरी करेक्शन ऐसा कहलाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्या करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर इनके टोपी के इस मतलब येलो स्ट्रिप के कलर को चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर यू ऑफ व्यू में आ जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस स्ट्रिप पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और अब मैं इसे ऐसा ऊपर नीचे करता हूँ। तो यहाँ पर इस फुटेज के अंदर किसी स्पेसिफिक पार्ट में चेंजेस अप्लाई हो रही है। तो ये एग्जांपल हो गया सेकेंडरी करेक्शन का। तो सेकेंडरी करेक्शन में क्या है कि हम लोग अपने फुटेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करते हैं या फिर उस पर वर्क करते हैं। और प्राइमरी करेक्शन में क्या होता है कि हम लोग अपनी ओवरऑल फुटेज को ऐसा अफेक्ट करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि अभी तो बात नोड स्ट्रक्चर की हो रही, तो अभी मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्शन का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो टाइप की करेक्शंस होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग अपने नोड स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्शंस पे वर्क करने के लिए अपने नोड स्ट्रक्चर को उसी तरह से ऐसा डिजाइन या फिर बिल्डअप करते हैं जैसे कि प्राइमरी करेक्शन के लिए कैसे क्या बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कैसे क्या नोड स्ट्रक्चर रहता है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले मैं इसे मास्टर रिसेट कर देता हूँ। पहली बात, अगर आप यहाँ पर कलर मैनेजमेंट वाला काम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नहीं तो अगर आप नोड लेवल पे काम कर रहे हैं तो पहले नोड पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ों को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम करते हैं और फिर यहाँ पर इस नोड के ऊपर मैं लिख देता हूँ CST। तो लिखने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा राइट क्लिक मारूंगा, नोड टेबल, तो यहाँ पर लिख देते हैं CST। ठीक है, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नॉइस रिडक्शन को अप्लाई करता हूँ इसके बाद वाले नोड में। तो Alt S, यहाँ पर हम लोग नॉइस रिडक्शन लिख देते हैं, नोड लेबल, यहाँ पे NR लिख देता हूँ, काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। NR का मतलब तो आप समझ ही जाएंगे, नॉइस रिडक्शन। और फिर अब बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आपको जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाली चीजों के बारे में बता रहा था वो कैसे क्या मैं यहाँ पर नोड लेवल पे चीजों को सेटअप करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेयर्ड नोड पहले बना लेता हूँ। तो लेयर्ड नोड, सीरियल नोड कैसे क्या काम करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ये चीज मैंने अपनी सीरीज की एकदम स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था। तो मैं यहाँ पर Alt L प्रेस कर देता हूँ। एक मिनट, इनपुट हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर नॉइस रिडक्शन के बाद एक सीरियल नोड को अडॉप्ट करता हूँ और यहाँ पर Alt L प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर लेयर्ड नोड आ जाने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा दो नोड देखने को मिल जाते हैं। ऊपर वाले एरिया पर मैं यहाँ पर अपने प्राइमरी करेक्शंस पे वर्क करता हूँ और नीचे वाले नोड पे मैं यहाँ पर सेकेंडरी करेक्शंस पे वर्क करता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी करेक्शंस वाली चीजों को ऐसा बिल्डअप करके दिखा देता हूँ नोड लेवल पे। तो प्राइमरी करेक्शंस के लिए यहाँ पर तीन चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है। एक्सपोजर यानी कि ब्राइटनेस, आप इसको ऐसा नॉर्मल भाषा में कह लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक्सपोजर लिख देता हूँ इस पे। तो एक्सपोजर लिख देते हैं EXPOSURE। ठीक है, फिर एक और नोड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और फिर इसके बाद एक और नोड यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक्सपोजर के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लिख देते हैं, नोड लेबल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और नोड को यहाँ पर एड अप कर देते हैं, Alt S। यहाँ पर हम लोग अपना वाइड बैलेंस वाला काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोड लेबल पे लिख देता हूँ वाइड बैलेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऊपर वाली जगह पर प्राइमरी करेक्शंस पे वर्क करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी करेक्शंस एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस पे डिपेंड करती है मतलब ये कहना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्राइमरी करेक्शंस में। तो यहाँ पर मैंने आपको प्राइमरी करेक्शंस के बारे में बता दिया और प्राइमरी करेक्शंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं मैंने वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। और मैंने यहाँ पर उन फैक्टर्स को ऐसा अपने नोट ट्री वाले एरिया पे भी उनके लिए जगह डेडिकेट कर दी है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगा जो नोट ट्री के लिए मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहूंगा
जो कि मतलब नोड ट्री स्पेसिफिक मतलब इम्पोर्टेंट है। ऐसे मतलब प्राइमरी करेक्शंस क्या होती हैं और मतलब उसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स ऐसा एलोकेट कर दिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको नोड ट्री पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ को और अप्लाई करने का ऐसा रिकमेंड करूँगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक्सपोज़र क्या होता है। नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ब्राइटनेस होता है, ठीक है? ब्राइटनेस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और फिर कंपोजिट मोड में यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लुमिनोसिटी पे ऐसा टिक मार देता हूँ। तो ऐसे क्या होता है, जो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि हमारे फुटेज की लुमिनेंस वाले पार्ट पे और अच्छे से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को टारगेट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपोजिट मोड में लुमिनोसिटी को ऐसा टिक कर दिया है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर 1-2 और चीज़ों को यहाँ पर एडअप करता हूँ। वो क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मुझे जब सैचुरेशन को ऐसा टारगेट करना रहता है, तो मैं सैचुरेशन को भी प्राइमरी करेक्शंस वाले एरिया में टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और नोड एडअप कर देता हूँ, ऑल्ट एस। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सैचुरेशन, नोड लेवल में यहाँ पर सैचुरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन पे काम करने के लिए मैंने यहाँ पर नोड एलोकेट यहाँ पे कर दिया। लेकिन यहाँ पर सैचुरेशन को और अच्छे से टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्पेशल काम करता हूँ। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सेटिंग में जाकर ऐसे सैचुरेशन को ऐसा टिक मार देता हूँ। वो सेटिंग क्या कैसे करना है, राइट क्लिक आपको यहाँ पे मारना है और यहाँ पर आपको कलर स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मैं HSL पे क्लिक मारता हूँ, जो कि होता है ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस। जैसे कि आपने यहाँ पर ऐसा पढ़ा भी होगा कि ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस। तो यहाँ पर सैचुरेशन को और अच्छे से टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक राइट क्लिक मारता हूँ और यहाँ पर हमें चैनल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चैनल 1 और 3 को ऐसा डिसेबल कर देंगे, क्योंकि 1 ह्यू के लिए रहता है और 3 लुमिनेंस के लिए रहता है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सैचुरेशन पे वर्क करना है, तो इसलिए 2 को खाली इनेबल करके रखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर चैनल 3 को भी डिसेलेक्ट कर देता हूँ और ऐसे यहाँ पर सैचुरेशन वाले पार्ट पे अच्छे से हम लोग चीज़ों को टारगेट कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में मैं ऐसा प्राइमरी करेक्शंस पे वर्क करता हूँ। तो प्राइमरी करेक्शंस का काम खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी करेक्शंस का काम करने के लिए इधर का नोड स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 नोड्स को और ले लेता हूँ। एक तो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, तो 2 और ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों में हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी अपना सेकेंडरी करेक्शन वाला काम होता है। सेकेंडरी करेक्शन का मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब किसी फुटेज के स्पेसिफिक पार्ट को ऐसा टारगेट करते हैं, तब हम लोग सेकेंडरी करेक्शंस का यूज लेते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि मैं यहाँ पर क्वालिफायर में ही हूँ ना, तो मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक। अभी जैसे मैं इस फुटेज की बात कर लेता हूँ, मुझे इस फुटेज के अंदर इस येलो स्ट्रिप के कलर को ऐसा चेंज करना है। मैं क्वालिफायर से सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस येलो स्ट्रिप का सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अभी बहुत सिलेक्शन की परफेक्शन पे हम लोग नहीं जाते। और अब मुझे यहाँ पर कुछ भी इसके कलर को ऐसा कम ज़्यादा करना है, तो मैं ऐसे यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कहने का बस ये मतलब है कि मैं जब किसी फुटेज या फिर वीडियो के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ऐसा वर्क करना चाहता हूँ, तो वो काम हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी करेक्शंस में ऐसा करेंगे, ताकि ऐसे हमारी ओवरऑल फुटेज पे ऐसा इफेक्ट ना पड़े और वो जो स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया है उसी पे चीज़ों को अफेक्ट होते हुए हम लोग देख पाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सेकेंडरी करेक्शंस के बारे में, और सेकेंडरी करेक्शंस का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। और फिलहाल अभी मैं कुछ अभी करने नहीं वाला, तो मैं इसे अभी मास्टर रीसेट कर देता हूँ यहाँ से, और इधर से भी कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी तो मैंने ऐसे क्वालिफायर को भी कवर अप कर दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर क्वालिफायर से सिलेक्शन बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे गंदी चीज़ मुझे इस टूल की क्या लगती है कि ये मतलब हमारी फुटेज को ऐसा ब्रेक कर देता है। ब्रेक मतलब क्या? देख रहे हैं, मतलब कुछ अजीब से यहाँ पर धब्बे टाइप की चीज़ें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट मोड में ऐसा जाता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप धब्बे जैसी चीज़ को देख पा रहे हैं। हाँ, कहीं पे सिलेक्शन में मतलब ऐसा नॉइज़ टाइप की चीज़ आ गई है, कहीं पे एकदम डार्क सा सिलेक्शन बन गया है, ठीक है। मतलब चीज़ें अनइक्वल सी एकदम यहाँ पे रहती हैं। मतलब बहुत अच्छे से सिलेक्शन भी नहीं बनता और बहुत बेकार भी सिलेक्शन नहीं बनता। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि ये हमारी फुटेज को काइंड ऑफ ब्रेक कर देता है। ब्रेक मतलब कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हमें नॉइज़ देखने को मिल रहा है कहीं पे, मतलब ढंग से सिलेक्शन नहीं बना है, और इधर भी आप देख सकते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ ऐसा फुटेज को ब्रेक कर देना। और मैंने तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बता दी क्वालिफायर की, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले मैं यहाँ पर ज़ूम टू फिट कर लेता हूँ। जैसे आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट के कलर को ऐसा चेंज करना हो, तो मैं यहाँ पर क्वालिफायर का यूज़ करना रिकमेंड नहीं करता। उससे अच्छा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप कर्व्स वाले एरिया पे आकर चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसके कलर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर ह्यू वर्सेस ह्यू में आऊँगा और यहाँ पर मैं ह्यू रोटेशन की वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा। तो देख रहे हैं स्पेसिफिक खाली इस वाले पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। 1 मिनट, ज़ूम टू फिट कर लेते हैं। हाँ, और अब मैं यहाँ पर फिर से ऐसा इस पे क्लिक मारता हूँ और अब मैं ऐसे कम ज़्यादा करूँगा, तो देख रहे हैं स्पेसिफिक पार्ट का यहाँ पे सिलेक्शन बना है और इसी पे चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं।
तो बस बताने से ये मतलब है कि हो सके तो क्वालिफायर का यूज़ ना करें। उसकी जगह लाइक अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ का सिलेक्शन बना के कलर चेंज करना है, तो आप यू वर्सेस यू का यूज़ करके कलर को ऐसा चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कर्व्स में जितने भी कर्व्स हैं उनसे अगर आपका काम बन जाए, जो काम आप ऐसा क्वालिफायर से करने वाले थे, तो आप कर्व्स वाले एरिया का यूज़ ले लीजिए, वो बेटर ऑप्शन रहता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर मतलब हमारे फुटेज को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का वही मतलब जो नॉइज़ वाली प्रॉब्लम थी, कहीं पे बहुत हल्का सिलेक्शन बन रहा है, कहीं पे बहुत डार्क बन जा रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और यहाँ पर हमें अपनी सिलेक्शन को ब्रॉड करना है, तो हम इन डॉट्स को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसे। तो ऐसे भी हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको सेकेंडरी करेक्शंस के बारे में बता दिया, और यहाँ पर मैं चीज़ों का नाम ऐसा लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर कब क्या काम करता हूँ सेकेंडरी करेक्शंस वाले एरिया में। और हाँ, अगर मैं अपने नोड स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इनपुट यहाँ से क्यों नहीं ले रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइमरीज वाले एरिया पे कहीं पे वर्क करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट वाले एरिया पे वर्क करते हैं, ठीक। इसे मैं कुछ भी लाल पीला नीला ऐसा कर देता हूँ, ठीक। तो मतलब यहाँ पे प्राइमरीज वाली चीज़ जैसा लाल पीला नीला हो गई। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर चीज़ें अनअफेक्टेड रहती हैं। अगर मान लेते कि यहाँ पर इस नोड में कलर डेटा यहाँ से आ रहा होता, तो मतलब यहाँ पर जो चीज़ ऐसा मतलब ग्रीन हो गई है, यहाँ पर वो भी चीज़ ऐसा ग्रीन हो जाती। मान लेते मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ का सिलेक्शन बना के उस पे वर्क करना होता, तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आती इस ग्रीन कलर की वजह से, जो मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया इस ग्रीन कलर को। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्शंस को सेपरेट रखने के लिए मैंने यहाँ पर सेकेंडरी करेक्शंस की भी इनपुट वहीं से ली जहाँ पर मैंने प्राइमरी से ली, जहाँ पर मैं अपने प्राइमरीज वाले चीज़ों पे वर्क करने के लिए इनपुट ले रहा हूँ। ऐसे मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि क्लैश ना हो जाए इन दोनों चीज़ों के बीच में। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और एक और चीज़, मुझे यहाँ पर लेयर्ड नोड की जगह इसको पैरेलल नोड में पहले कन्वर्ट कर लेना, ताकि ऐसा चीज़ें आखिर में ब्लेंड होके मतलब आप ऐसा रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले सेकेंडरी नोड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोड लेवल पे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेफ्ट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्यों लिखा, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पर फुटेज है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लेफ्ट वाले साइड में किसी चीज़ पे ऐसा वर्क करना चाहता हूँ, या फिर इस चीज़ को भी छोड़ी, मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ कुछ ऐसा पावर विंडो को अप्लाई करना चाहता हूँ, सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ, तो मैं यहाँ पर इस लेफ्ट वाले एरिया पे वर्क करूंगा। मतलब फुटेज के लेफ्ट वाले पार्ट में मुझे जो भी वर्क करना रहता है, मैं इधर ऐसा वर्क करता हूँ, और बीच में मतलब ये तो मिडिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगले नोड पे हम लोग यहाँ पर मिडिल लिख लेते हैं, नोड लेवल पे तो लिख देते हैं यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिडिल, और इधर मैं यहाँ पर राइट लिख देता हूँ, RIGHT राइट। यहाँ पर लेफ्ट वाले नोड में हम लोग लेफ्ट साइड की चीज़ों पे वर्क करेंगे, मिडिल वाले नोड पे हम लोग मिडिल वाली चीज़ों पे वर्क करेंगे, और राइट वाले नोड पे हम लोग राइट वाली चीज़ों पे वर्क करेंगे। वर्क करने का मतलब मैं यहाँ पर पावर विंडो भी लगा सकता हूँ, ठीक, इतने पार्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब मुझे किसी स्पेसिफिक साइड पे ऐसा वर्क करना हो, तो मैं उन साइड्स के नाम पे ऐसा नेम को एलोकेट कर देता हूँ, फिर उस पर मैं यहाँ पर ऐसा वर्क करता हूँ। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक और एरिया क्रिएट करूंगा, Alt+P प्रेस करूंगा, ठीक है। मैं इसे इधर ले आता हूँ, मैं इसके इनपुट को इधर से नहीं लेने वाला, मैं स्टार्टिंग से चीज़ों के इनपुट को लूंगा। और फिर अब यहाँ पर जो मैं नीचे नोड की सीरीज को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्यों कैसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट। जैसे ही मुझे किसी स्पेसिफिक टोनल रेंज पे वर्क करना रहता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लॉग व्हील्स का यूज कर रहे हैं या फिर HDR व्हील्स का यूज कर रहे हैं टोनल रेंज पे वर्क करने के लिए। टोनल रेंज का मतलब यहाँ पे डार्क पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डार्क या फिर ब्राइट पॉइंट्स की। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लॉग व्हील्स और HDR व्हील्स का यूज यहाँ पर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नोड लेवल पे आकर लिख देता हूँ HDR लॉग, एक मिनट, लॉग, बीच में स्लैश लगा देते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसा HDR और लॉग व्हील्स का यूज लेता हूँ। तो इसके बाद वाले नोड पे मैं कर्व्स पे काम करता हूँ, कुछ भी ऐसा U वर्सेस सैचुरेशन, या फिर यहाँ पर जितने भी कर्व्स हैं इनका यूज लेना हो, या फिर कलर वॉर्पर का यूज लेना हो, तो मैं उसका काम यहाँ पे ऐसा करता हूँ। तो मैं यहाँ पर CW लिख देता हूँ और कर्व्स लिख देता हूँ नोड लेवल पे, नोड लेवल CW स्लैश कर्व्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलर वॉर्पर और कर्व्स का यूज यहाँ पे लेता हूँ। और फिर इसके बाद इस वाले नोड पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्किन वाला काम करता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग नोड लेवल पे ऐसा स्किन का सिलेक्शन बनाना हो या फिर कुछ भी। मान लेते कि यहाँ पर मैं स्किन का सिलेक्शन बना के मिड टोन डिटेल्स की वैल्यू को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो सारे काम मैं यहाँ पर करता हूँ। और अगर यहाँ पर मल्टीपल नोड्स की ज़रूरत पड़ती है मतलब स्किन के काम को करने के लिए, तो मैं यहाँ पर ऐसा एक आध दो और नोड बना देता हूँ। एक मिनट, यही पे ही बनाते हैं, ठीक। इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करके हम लोग एक कंपाउंड नोड को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपाउंड नोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं जब ऐसा डबल क्लिक मारता हूँ तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे वर्क करने के लिए मल्टीपल नोड्स का यूज ले सकता हूँ कंपाउंड नोड के अंदर। और मैं यहाँ पर एक्सिट कंपाउंड नोड कर लेता हूँ फिलहाल।
और इसका नाम मैं यहाँ पर स्किन रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्किन, ठीक है। एक मिनट, ओके, स्किन यहाँ पर नाम मैंने लिख दी। तो यहाँ पर मेरी नोट ट्री कुछ ऐसे देखने में लगती है, बेसिक नोट ट्री मैं जो आपको बता रहा हूँ। मेन चीजें यहाँ पर होती है और यहाँ पर प्लस फेस ट्रांसफॉर्म और फिर उसके बाद नॉइस रिडक्शन अप्लाई होता है। और घबराइए नहीं, मैं आखिर में एक बार फिर से अपने नोट ट्री को एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं आखिर में 3-4 नोट्स को और यहाँ पे एड अप कर देता हूँ, ऐसा 1, 2 और 3। ओके, तो मैं इन्हें उठाकर इधर की तरफ ले जाता हूँ। तो बात कर लेते हैं कि मैं इस नोट पे क्या करता हूँ। तो मैं नोट लेवल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा प्लस माइनस लिख देता हूँ पहले और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। तो प्लस स्लैश और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस से यहाँ पर मेरा क्या मतलब है कि कुछ भी चीज़ यहाँ पर जो ऐसा मतलब कम ज़्यादा हो गई है, तो उस चीज़ को ऐसा आखिर में करेक्ट या फिर मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर इस प्लस माइनस वाले एरिया पे आके चीज़ों को मैनेज करता हूँ। और अगर प्लस माइनस का मैं अपने शब्द में बताऊँ, मैं इसे क्या बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं सुना है कि वो कम देसी करना, तो कम देसी करने वाले काम को मैं इस प्लस माइनस वाले एरिया पे करता हूँ। मतलब चीज़ों को ऐसा बैलेंस करने का, जो यहाँ पर ऐसा कुछ गड़बड़ी हो गई है तो। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इफेक्ट्स को अप्लाई करता हूँ। कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ पर ग्रेन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर मुझे इफेक्ट्स वाले एरिया से ऐसा चीज़ों को अप्लाई करनी रहती है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर नोड लेवल पे लिख देते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। और इन केस अगर मुझे यहाँ पर विग्नेट का यूज़ करना रहता है तो मैं यहाँ पर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर नोड लेवल पे आके लिख देता हूँ विग्नेट, VIGNETE। रुकिए 1 मिनट, मैंने यहाँ पर एन को 2 बार ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर विग्नेट की स्पेलिंग में मैं ऐसा लफड़ा ना करूँ, इसीलिए मैं इसको बार बार ऐसा मतलब अपने मन में विग्नेटी ऐसा पढ़ता हूँ। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि मतलब स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि VIGNE यहाँ पर 2 बार टी रहता है। तो मैं इसकी स्पेलिंग को ऐसा करेक्ट लिखने की वजह से मैं इसको ऐसा अपने मन में विग्नेटी ऐसा कुछ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने नोट स्ट्रक्चर को ऐसा बना लिया है और इसे मैं पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ थोड़ा। तो मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मारता हूँ, क्लीन अप नोट ग्राफ पे ऐसा क्लिक मारता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, तो इसे थोड़ा इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट ट्री को ऑर्गेनाइज कर लिया और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या मैंने किस लिए नोट बनाया और क्या काम होता है उससे। सबसे पहली बात, यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ताकि यहाँ पर हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम कर लें नोट लेवल पे अगर करना है तो। नहीं तो आप कलर मैनेजमेंट का भी यूज़ ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉइस रिडक्शन को अप्लाई कर दिया है, ताकि अगर हमारे फुटेज के अंदर नॉइस वाली प्रॉब्लम रहे तो यहाँ से वो चीज़ फिक्स हो जाए। और फिर फुटेज फिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक पैरेलल नोड को क्रिएट किया है। पैरेलल नोड में देखिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मतलब ब्लेंडिंग वाले वे में चीजें मतलब ऐसा कलेक्ट होती हैं आखिर में। तो ऊपर मैंने यहाँ पर प्राइमरी करेक्शंस करने के लिए यहाँ पर ऐसा नोड्स को एलोकेट किया है। ऊपर हम लोग यहाँ पर एक्सपोजर वाला काम करते हैं। एक्सपोजर मतलब वही ब्राइटनेस वाला काम, अगर नॉर्मल भाषा में मैं ऐसा बोलूँ। और यहाँ पर चीजें स्पेसिफिक ब्राइटनेस पे ही ऐसा टारगेट हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कंपोजिट मोड पे आकर यहाँ पर लुमिनोसिटी को ऐसे सिलेक्ट कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसी सेटिंग्स को कम ज्यादा करूंगी, जैसे कि ऑफसेट में मैं चीजों को कम ज्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पर चीजें सिर्फ लुमिनेंस वाइज ऐसा इफेक्ट हो रही है, यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो रहा कुछ भी ऐसा, या फिर कोई भी कलर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रहा। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इस नोट पे ऐसा कॉन्ट्रास्ट पे वर्क करता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना वाइट बैलेंस वाला काम करते हैं। वाइट बैलेंस वाला काम हम लोग मोस्टली यहाँ पर प्रिंटर कीज का यूज करके करते हैं, नहीं तो कभी कभार RGB मिक्सर का भी मैं यहाँ पर यूज ले लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर स्पेशल ये चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग कलर स्पेस में आकर HSL को ऐसे सिलेक्ट करके रखते हैं। और चैनल वाले एरिया पे हम लोग खाली सेकंड चैनल को इनेबल करके रखते हैं, जो कि हमारे सैचुरेशन वाला चैनल है, ताकि ऐसे हम लोग अपने सैचुरेशन वाले पार्ट्स पे अच्छे से टारगेट कर पाएं। और फिर उसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेफ्ट वाले नोट पे हम लोग अपने फुटेज के लेफ्ट वाले साइड पे चीज़ों पे वर्क करते हैं, मिडिल पे हम लोग मिडिल वाली चीज़ पे वर्क करते हैं, और राइट पे हम लोग राइट साइड की चीज़ों पे वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग सबसे नीचे वाले नोट्स में स्पेसिफिक टूल्स से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि HDR और लॉग वाले नोट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो के डार्क पोर्शंस पे वर्क करते हैं HDR या फिर लॉग व्हील्स का यूज करके। और फिर इसके बाद वाले नोट पे, जो कि कलर वॉलपेपर या फिर कर्व्स वाला नोट है, यहाँ पर हम लोग कलर वॉलपेपर या फिर कर्व वाले टूल का यूज करके चीजों पे वर्क करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इस नोट पे यहाँ पर अपने स्किन पे वर्क करते हैं, जो कि कंपाउंड नोट है। और इन केस कभी कभार बहुत लंबा चौड़ा काम करने को पड़ गया स्किन पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंपाउंड नोट बना रखा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर पैरेलल मिक्सर नोट की आउटपुट यहाँ पर प्लस माइनस वाले नोट में जाती है। यहाँ पर वही कम देसी वाला काम होता है, मतलब कि यहाँ पर जैसे पैरेलल मिक्सर नोट के आउटपुट में ऐसा कुछ भी मतलब लोचा या फिर गड़बड़ कुछ भी हो गई, उसको मैं यहाँ करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और फिर इस नोट में यहाँ पर हम लोग इफेक्ट्स वाले एरिया से इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। कुछ भी ग्रेन ऐसा अप्लाई करना हो या फिर कोई भी काम हमें ऐसा करना हो,
उसे हम लोग यहाँ पर ऐसे अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ पर विग्नेट यूज़ करना है तो उसको हम लोग यहाँ पर विग्नेट वाले नोड पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। और फिर आखिर में अगर हम लोग यहाँ पर कलर मैनेजमेंट का यूज़ नहीं ले रहे तो यहाँ पर मैं एक और नोड का यूज़ करके अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा डाउन सी वाइड गैमेट वाले वर्कफ्लो या फिर एसएस वाले वर्कफ्लो को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आउटपुट के हिसाब से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ों को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाले नोड को एड अप कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर इसे एड अप कर देते हैं और यहाँ पर मैं जो भी नोड ट्री ऐसा फॉलो कर रहा हूँ मैं इस नोड ट्री को आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इसे ऐसा डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाए। तो मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर नोड लेवल में आखिर में आकर CST आउट लिख देता हूँ, CST स्पेस लगा के AUT आउट और यहाँ पर इन लिख देते हैं नोड लेवल में आकर इन। ओके, तो ये है मेरा नोटरी जिसपे मैं यहाँ पर ऐसा वर्क करता हूँ और यहाँ पर मैंने आपको नोटरी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। और एक और चीज़ मैं आखिर में आपको ये कहना चाहूँगा, 60% सिनेरियोस में मैं यहाँ पर इस नोटरी को फॉलो नहीं करता। कभी कदार मैं ऐसा मतलब सीरियल नोट से स्टार्ट करते करते जो भी मैं आगे मतलब काम करूँ मतलब वो किसी फिक्स स्ट्रक्चर में ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहता है। जैसे कि फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि मैं लुक क्रिएशन पे ऐसा वीडियोस लाऊंगा। चलिए टील एंड ऑरेंज लुक वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं इस नोट स्ट्रक्चर पे वर्क करके आपको दिखा दूंगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं मतलब अपने हिसाब से जब जिस नोट की जरूरत पड़ेगी मैं उसको ऐसा मतलब क्रिएट करके अपना नोटरी उस समय ऐसा फॉर्म करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिक नोटरी को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पर चीज़ों को ऐसा डायल इन करता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि मेरा काम करने का तरीका बहुत ऐसा फिक्स्ड नहीं रहता, किसी नोटरी स्ट्रक्चर से ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। जब जो मतलब मुझे ऐसा यूजफुल लगता है मैं ऐसा कर लेता हूँ। मोस्ट केसेस में तो ऐसा ही मेरा वर्कफ्लो रहता है। और बाकी आगे कोई ऐसा अपडेट्स रहेंगी तो मैं उसे अपने आगे वाले वीडियोस में आपको ऐसा बताता रहूंगा। और बाकी चलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अपने नोट ट्री स्ट्रक्चर के बारे में। और अब हम लोग यहाँ पर गैलरी टैब को कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ कर लेता हूँ और अब हम लोग बात करते हैं गैलरी टैब के बारे में। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टिल एल्बम लोकेटेड रहता है और यहाँ पर मेमोरीज लोकेटेड रहती है और यहाँ पर हम जैसे भी चाहे अपने स्टिल या फिर मेमोरीज को सॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग थंबनेल व्यू को ऐसे इनेबल कर सकते हैं, इधर लिस्ट व्यू का ऑप्शन है और इधर सर्च का ऑप्शन है और गैलरी व्यू को इधर मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन है कुछ ऐसे। तो हम लोग यहाँ पर गैलरी टैब को ऐसा भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले स्टिल्स के बारे में कि स्टिल्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टिल्स का यूज करके हम लोग अपने फुटेज के स्क्रीनशॉट को जनरेट करते हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट से कुछ बढ़कर यहाँ पे हमें चीज देखने को मिलती है। वो क्या कि जैसे कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग स्क्रीनशॉट कैसे क्या क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी किसी भी पार्ट पे ऐसा कलर ग्रेड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस स्पेसिफिक पार्ट का स्क्रीनशॉट मिल जाए, तो मैं यहाँ पर Ctrl+F करने के बाद स्क्रीनशॉट नहीं लेने वाला, मैं बस इस पार्ट का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर ऐसा राइट क्लिक मारूंगा, ग्रैब स्टिल पे ऐसा क्लिक मारूंगा और यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट इधर हमें देखने को मिल जाएगा। और जब मैं यहाँ पर ऐसा राइट क्लिक मारूंगा और इधर एक्सपोर्ट पे ऐसा क्लिक करूंगा तो ये चीज मतलब ऐसा एक्सपोर्ट हो जाएगी स्क्रीनशॉट के रूप में। और इसी के संग संग इसकी ये जो नोड वाली फाइल्स हैं ये फाइल भी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं हमें देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट के संग संग हमें यहाँ पर हमारी यहाँ पर नोड स्ट्रक्चर यानी कि नोड फाइल्स भी देखने को मिल जाती है। मैं आपको उसके बारे में और अच्छे से भी बताता हूँ, बस एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि स्टिल्स का हम लोग कैसे क्या यूज करते हैं और ये क्या होते हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसका मोस्टली कैसे क्या यूज लेता हूँ। डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो मैं इसका यूज लेता ही हूँ। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ जहाँ पर मैं अपने थंबनेल्स को बनाता हूँ। इधर आ जाते हैं, क्लिप्स वाले एरिया पे आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर 1 मिनट, ये थोड़ा सा लोड लेने में ऐसा टाइम ले रहा है। ओके, तो मैं अपने टाइमलाइन पे इधर ऐसे आ जाता हूँ और अब कलर पेज पे निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टिल्स वाले फीचर का तब यूज लेता हूँ जब मुझे यहाँ पर अपने वीडियो के थंबनेल्स बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं हाइलाइट्स वाले फीचर को ऑफ करता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं अपने कलर ग्रेडिंग वाली सीरीज के लिए यही थंबनेल ऐसा यूज करता हूँ। और ये थंबनेल को ऐसा एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा राइट क्लिक मार के ग्रैब स्टिल करता हूँ ऐसे, और वो चीज ऐसे मुझे स्टिल वाले एरिया पे ऐसा देखने को मिल जाती है। और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपोर्ट पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और ऐसे ही चीज मेरे फाइल एक्सप्लोरर में सेव हो जाती है। और यहाँ पर जब भी मैं चीज़ों को सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर ये जो इमेज है मैं उसे किस फॉर्मेट में ऐसा सेव करना चाहता हूँ। तो मोस्टली मैं यहाँ पर ऐसा JPG या फिर PNG फाइल फॉर्मेट में इसे ऐसा सेव करता हूँ। और जब मैं इसे ऐसा सेव करता हूँ तो मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर में भी जाके दिखा देता हूँ
तब वहाँ पर आप ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ऐसा इमेज मतलब ऐसे सेव तो हो जाती है। उसी के संग यहाँ पर एक DRX फाइल करके भी चीज़ आ जाती है। चीज़ें हम लोग ने अप्लाई कर रखी है, यानी कि नोट डिटेल्स वाली फाइल। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो भी ऐसे सेव हो जाती है और एक DRX फाइल भी आ जाती है। ये इमेज वाली फाइल तो आपको पता ही होगी, लेकिन ये DRX वाली फाइल कैसे क्या मैं आपको ये बता देता हूँ। DRX फाइल का क्या सीन है कि यहाँ पर हमारा जो भी नोड स्ट्रक्चर रहता है, नोड लेवल पे हम लोग ने जो भी सेटिंग्स को अप्लाई कर रखी है, वो सारी चीज़ें इस DRX फाइल के अंदर होती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, माउस कर्सर को आगे पीछे करूँगा तो ये मतलब प्रीसेट अप्लाई होने के बाद कैसा लगेगा, इसका भी मुझे एक आइडिया ऐसे लग जाता है। और मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे स्टिल वाले जगह पे जो मैंने ऐसे प्रीसेट सेव किया है, मैं इसे यहाँ पर भी ऐसा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ पर ये जो मेरी इमेज है पहले से थोड़ी मतलब ऐसा ब्लरी थी, इसलिए ये ऐसा यहाँ पे दिख रही है। और बाकी आप देख सकते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है, मतलब वही कि हम लोग जो ग्रैब स्टिल वाले तरीके से ऐसा स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो कुछ ऐसे हमारी चीज़ें यहाँ पर लोकली सेव हो जाती हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से यहाँ वापस आ जाता हूँ। तो ऐसे मैंने आपको यहाँ पर ग्रैब स्टिल फंक्शन के बारे में बता दिया कि हम लोग को जिस भी पार्ट का ऐसा स्क्रीनशॉट लेना रहता है, राइट क्लिक मारते हैं, ग्रैब स्टिल पे ऐसा हम लोग क्लिक मारते हैं और वो चीज़ यहाँ पर ऐसे आ जाती है। और जिस भी पार्ट को हमें ऐसा एक्सपोर्ट करना रहता है, उस पर राइट क्लिक मार के हम लोग ऐसा एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो चीज़ ऐसा लोकली सेव हो जाती है। और फिर स्टिल वाले फंक्शन को ऐसा हम लोग प्रीसेट की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, इसी प्रोजेक्ट पे मेरे पास है, तो आप जैसे कि इस प्रोजेक्ट पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम कर रखा है, जैसे कि मैं इसी जगह पर इसको ऐसा कुछ येलो ब्लू ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक। मान लेते हैं कि ये चीज़ मतलब काइंड ऑफ एक प्रीसेट बन गई मेरे पास, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रीसेट को इस प्रोजेक्ट के अंदर ही ऐसा सेव करके रखूँ, तो मैं तब भी यहाँ पर ग्रैब स्टिल वाले फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि चीज़ों को ऐसा ब्लू कर दिया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा प्रीसेट बना रखा है और इस चीज़ को मैं और जगह पे भी ऐसा अप्लाई या फिर ट्राई करके देखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। जैसे कि यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इस फुटेज के अंदर ये प्रीसेट कैसे क्या लगेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे अपने स्टिल्स वाले फंक्शन का यूज़ लेते हैं। ये काइंड ऑफ एक तरह से प्रीसेट सेव करने की जगह रहती है। इसका यूज़ करके हम स्क्रीनशॉट को भी जनरेट कर सकते हैं और प्रीसेट को भी सेव कर सकते हैं, और अपने प्रीसेट को ऐसा मतलब दूसरे लोग को भी शेयर कर सकते हैं। DRX फाइल मतलब जो रहती है उसको हमें ऐसा शेयर करना रहता है, और जब हम लोग अपने काम को ऐसे दूसरे को ऐसा शेयर करते हैं, तब आपको ऐसा DRX फाइल को खाली शेयर नहीं करना रहता, तब वहाँ पर जो इमेज भी रहती है, इमेज को और DRX फाइल को दोनों को संग में ऐसा शेयर अप करना रहता है। नहीं तो यहाँ पर मीडिया नॉट ऐसा लोकेटेड जो भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल जाती, वही चीज़ ऐसा डिस्प्ले होगी। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो आपको स्टिल्स के बारे में पता चल गया होगा, और अब बात कर लेते हैं पावर ग्रेड के बारे में। तो अगर आपको पता होगा कि हमें जैसा मीडिया पेज और मतलब और एडिट पेज के अंदर ऐसा पावर बेंच वाले ऑप्शन ऐसा देखने को मिलते हैं। पावर बेंच की खासियत क्या रहती है, वो स्पेसिफिक बेंच हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप थोड़ा कोडिंग बैकग्राउंड से मतलब ऐसा बिलोंग करते हैं, तो आपको एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पता होगा। जैसे कि जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है, कि वो मतलब पब्लिक का क्या सीन रहता है वहाँ पर, कि जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है उस चीज़ को हम लोग किसी भी जगह पर देख सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पर भी हम लोग ऐसा कोडिंग का काम कर रहे हैं। और डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के अंदर क्या सीन है कि जिस भी चीज़ के आगे ऐसा पावर लिखा रहता है, उस चीज़ को हम लोग ऐसा किसी भी प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, बस ये खासियत है। जैसे कि यहाँ पर पावर ग्रिड में हम लोग जिस भी चीज़ को ऐसा सेव करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर पावर ग्रिड में आकर ग्रैब स्टिल करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो स्टिल है ये हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, और इसको मतलब कहीं पर भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के अंदर। तो पावर ग्रिड का बस यही सीन है। और फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर टाइमलाइन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हमारे टाइमलाइन पे यहाँ पर जितनी भी क्लिप्स हैं, वो सारी क्लिप्स हमें यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाती है। और मान लेते हैं कि इस क्लिप में मैंने जो भी ऐसी चीज़ें अप्लाई कर रखी है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए, तो हम लोग ऐसे भी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और अप्लाई ग्रेड पे ऐसे क्लिक मारता हूँ, या फिर जिस तरह से भी नोट्स अप्लाई हो रखे वो ऐसे यहाँ पर चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है। और अगर यहाँ पर आपकी मल्टीपल टाइमलाइन रहेगी तो यहाँ पर वो भी ऐसा दिख जाएगी। और फिर इसके बाद जैसे कि मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को ऐसा कवर अप नहीं किया था, जैसे कि इमेज वाइप को मैंने यहाँ पर शायद कवर अप नहीं किया था। तो यहाँ पर इमेज वाइप का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को किसी दो चीज़ों को ऐसे कंपेयर करना रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर रुकिए मैं भी इमेज वाइप को हटा देता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक क्लिप पे आ जाता हूँ, ठीक। मुझे इस क्लिप को मतलब इस प्रीसेट से ऐसे कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ से हमें ऐसे कंपेयर करना रहता है,
उस चीज़ का हम लोग ऐसा ग्रैब स्टिल कर लेते हैं और जिस भी क्लिप से ऐसे कंपेयर करना रहता है उस क्लिप को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐसा खोल लेते हैं और फिर हम लोग इमेज वाइप वाले फंक्शन पे ऐसा क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और मतलब यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब इस अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर ऐसा कंपेयर अप कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को अपने से चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि कुछ खास ऐसा इसमें बताने लायक है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बता रहा। तो आप इसे ऐसे बाद में चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो ए बी वाला ऑप्शन है ये तो मतलब ऐसा हमें यहाँ पर भी ऐसा हाईलाइट्स वाले एरिया में भी देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ जाता हूँ। ए बी वाले ऑप्शन से क्या रहता है कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है जैसे कि मैं इसे क्लिप पे आ जाता हूँ पहले, हाँ, और अब यहाँ पर आ जाते हैं। ए बी वाले ऑप्शन से क्या होता है कि हम लोग ने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेके आखिर वाले पॉइंट तक जितना भी हम लोग ने ऐसा कलर ग्रेड किया है मतलब क्या डिफरेंस मतलब क्रिएट हुआ है वो चीज़ ऐसे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग मेमोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसे यहाँ पर ऐसा हटा देता हूँ और फिर इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग लास्ट में मेमोरीज को कवर अप करने वाले हैं जो कि यहाँ पर लोकेटेड रहते हैं और इनको हम लोग चाहें तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा पहले नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी मेमोरीज हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जितने अल्फाबेटिक लेटर्स रहते हैं उतनी यहाँ पर मेमोरीज हमें देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली स्ट्रिल्स ही होते हैं देखा जाए तो, बस यहाँ पर स्ट्रिल्स से हमें एक दो सेटिंग्स और देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें लगभग 26 स्ट्रिल्स को सेव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेव करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसे यहाँ पर ऐसा सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं Alt+1 ऐसा प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर ऐसे सेव हो जाएगा। ऐसे ही मैं Alt+2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही नंबर वाइज करते जाऊंगा, मतलब 26 नंबर तक ऐसे ही करते जाऊंगा। ऐसे मैं यहाँ पर चीज़ों को सेव कर सकता हूँ और ऐसे मुझे मेमोरीज वाले एरिया पे कहीं पर भी किसी भी जगह पर मैं ऐसा मतलब स्पेल्स को सेव कर सकता हूँ। और ऐसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि 9 नंबर तक तो सेव कर लेंगे फिर उसके आगे का क्या सीन है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं नम लॉक वाले एरिया में यहाँ पर मैं ऐसा 2 पे प्रेस करते जाता हूँ लगातार, तो मैं यहाँ पर मतलब इस कॉलम में चीज़ों को सेव कर सकता हूँ। और अगर मान लेते कि यहाँ पर हमें कहीं नीचे चीज़ों को सेव अप करना है तो कैसे क्या करेंगे। मैं तो यहाँ पे लैपटॉप यूज़ करता हूँ तो मैं पर ऑल्ट प्रेस करने के बाद जहाँ पे नम लॉक वाला एरिया रहता है मैं वहाँ से चीज़ों को ऐसे एक्सेस करता हूँ जहाँ पर भी मुझे मतलब जिस भी मतलब ऐसा बॉक्स को सिलेक्ट करना रहता है और वहाँ पर मैं ऐसी चीज़ों को सेव कर सकता हूँ। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर मेमोरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। और अगर मैं ऐसे ऐसा फुल एक्सपेंड कर देता हूँ अब यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी देखने में लगती हैं। और जब आप इसे ऐसा एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आप ऐसा मतलब डाउन से रिजॉल्व के द्वारा बनाए गए लुक्स को भी आप ऐसा मतलब यहाँ से ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप इनको भी ऐसा बाद में चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गैलरी टैब में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको यहाँ पर ऐसा कवर अप कर दिया। बेसिकली गैलरी टैब में जितनी भी चीज़ें रहती हैं वहाँ पर हम लोग अपने काम को से सेव करने वाला ही काम करते हैं बस। और बाकी देखा जाए तो अगर आप ब्लैंक एरिया में से राइट क्लिक मारेंगे तो यहाँ से आप ऐसा कस्टम स्टिल, पावर ग्रेड या फिर किसी एल्बम को यहाँ से हटा सकते हैं या फिर चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं मेमोरीज वाले एरिया पे भी बात करूँ तो यहाँ पर आपको 26 ऑप्शंस पहले से दिए ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेमोरी को ऐसा एडअप करने का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। और बाकी देखा जाए तो मैंने और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोड वर्कफ्लो से रिलेटेड मैंने उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर अप कर दिया। आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन ऐसा रहता है तो आप मुझसे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने कवर अप किया मल्टीपल टॉपिक्स को, जिनमें से मेन टॉपिक्स की बात करूँ तो ग्रुप्स को हमने कवर अप किया, लोकल और रिमोट ग्रेड्स को हमने कवर अप किया और पूरे गैलरी टैब को हम लोग ने इस वीडियो में कवर अप किया और नोट ट्री स्ट्रक्चर को भी हम लोग ने इस वीडियो में कवर अप किया। वहाँ पर मैंने कुछ आपको स्पेशल कंडीशंस बता दी, उन्हें कैसे क्या टैकल करना है। इन सारी चीज़ों को भी मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया। और यहाँ पर मेरी जो फ्यूचर वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग लुक क्रिएशन वाला कैसे क्या काम करते हैं। जैसे कि आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग पॉपुलर मूवीज के लुक को क्रिएट करने वाले हैं। ऐसी चीजों को मैंने यहाँ पर प्लान कर रखा है। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।